भारत के साथ करीब 59,000 करोड़ के राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी। इस जांच के लिए एक फ्रांसीसी जज को भी नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी मीडिया जर्नल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। एविडेंस तो इतना क्लियर था, इतना पुख्ता था कि इन्वेस्टिगेशन की तो बिल्कुल ही जरूरत थी इसमें। तो ऐसा केस था विच वाज क्राइंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। रविवार के दिन तमाम न्यूज चैनल्स पर जब आप बहस ये देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम मुद्दों से जुड़ी हुई कि कैसे हिंदू खतरे में है, कैसे हिंदू लड़कियों को बचाए जाने की जरूरत है, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है, इस सब के बीच आपको ये सब भुलाने की और ना दिखाने की कोशिश है जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो बड़े घोटाले हैं जिसके केंद्र में भारत है और उसमें एक में भारत की सरकार है। ब्राजील में जांच शुरू हो गई है वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ। यहां से जो कोवैक्सीन खरीदने की डील को लेकर जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं उसमें लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं और वहां की जो सबसे उच्चतम न्यायालय है वहां का, उसने इस पर जांच बिठा दी है राष्ट्रपति के खिलाफ। दूसरी तरफ आपको रफाल याद होगा, रफाल की वो डिफेंस डील जिसमें लगातार ये आरोप लगते रहे पिछले कई सालों में कि कैसे देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के नाम पर पैसा खाया गया, घोटाला किया गया। फ्रांस में बैठे हुए वहां के खुद के जर्नलिस्ट ने इस बात का पर्दाफाश किया। उसके बाद एक काफी दिनों तक ये मामला चला और फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर ये नया मामला सामने आया है जिसमें रफाल जो डिफेंस डील थी उस पर एक जज की निगरानी में एक राष्ट्रीय स्तर की जांच बिठाई गई है जिसमें इस पर अब पूरी तरीके से जांच होगी कि 68,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जो डील थी इसमें किस तरह से जो मिडिलमैन थे, जो बिचौलिए थे, जो ये बताया जाता है कि भारत में सरकार और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे उसके नजदीकी लोग थे, उनको किस तरह से करोड़ों रुपए दिए गए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की पार्टी के बेहद करीबी लोग जिसमें कारोबारी अनिल अंबानी है, उनकी कंपनी को बिना किसी तजुर्बे के क्यों डासो जो वहां की डिफेंस कंपनी है जिसको हमने ठेका दिया था कि वो हमारे लिए लड़ाकू विमान बनाएगी, उसके साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो क्यों अनिल अंबानी की कंपनी को इसका ठेका दिया गया और क्यों HAL को इस पूरे दायरे से बाहर निकाला गया। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो नए तरीके से उभर कर आए हैं। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया इसको बार बार अब उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द भी उन्होंने इस पूरे चुनाव को चौकीदार चोर है के नारों के साथ सामने रखने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त हमने देखा कि बहुत ज्यादा इसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ था। फिर 3 लोग जिसमें 2 पूर्व मंत्री भी शामिल थे, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण, ये तीनों लोग अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और तब भी इस पर सुनवाई नहीं हुई। तो आप ये सोचिए कि जब मीडिया फ्री नहीं होता, अदालतें आजाद नहीं होती, जो जांच एजेंसियां हैं उस सरकार के इशारों पर काम करती हैं, तो किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अंधेरा छा जाता है। अभी तक हमें नहीं मालूम कि ये घोटाला सच्चा है, झूठा है, सिर्फ आरोप है। अभी तो फिलहाल फ्रांस की जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पर अपना फैसला सुनाएंगी, इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि इतने गंभीर जब चार्जेस हो तो इस पर जांच जरूर होनी चाहिए। इसका फैसला चाहे जो भी कुछ हो, इसका अंत चाहे जो भी कुछ हो, ये जांच एजेंसियां और जाहिर है जब वो खोजबीन करेंगी तब उन्हें पता लगेगा। लेकिन जब इतने गंभीर आरोप उच्चतम स्तर पर लग रहे हों, प्रधानमंत्री के दफ्तर पर लग रहे हों, तब ये बहुत जरूरी है कि इस मामले में अपना दामन साफ किया जाए। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई भी फंक्शनल डेमोक्रेसी, कोई भी सक्रिय लोकतंत्र जहां जागरूक नागरिक होंगे वहां ये इतना बड़ा मुद्दा होता कि सत्ता की चूलें हिल जाती
और धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे होने शुरू हो जाते। लेकिन जिस तरह से एक सख्त रवैया अपनाते हुए कि हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप देखिए 2 दिन से भी ज्यादा गुजर चुके हैं इस इन्वेस्टिगेशन को, सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल पाई है। इस मुद्दे पर अब आगे क्या होगा? क्या विपक्ष के सिर्फ इस मुद्दे को उठा लेने भर से काम चलेगा, या वाकई हमें अदालतों की तरफ फिर से रुख करना चाहिए जब इतने गंभीर आरोप हैं? फ्रांस में जो ये इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके बाद किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाएगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रशांत भूषण मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशांत भूषण उन 3 लोगों में से एक हैं जो इस मुद्दे को लेकर, अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। प्रशांत भूषण जी, अब जबकि बाकायदा सरकार ने जज की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन होगा फ्रांस में इस पूरे मुद्दे पर, क्या आपको लगता है कि पिछले कई सालों से लगातार आप तीनों लोग, जिसमें आप भी मुख्य रूप से शामिल हैं, जिस बात को कहते रहे वही बात अब साबित हो रही है? देखिए, हमारे माइंड में तो बिल्कुल साबित थी। वो तो अनफॉर्चुनेट था कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन हमारी खारिज कर दी। पहले वो सीबीआई डायरेक्टर के पास हमने कंप्लेंट भेजी थी, तो जैसे ही वो उस पर एक्शन लेने वाले थे तो उनको रातों रात हटा दिया गया, आलोक वर्मा को। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में तो हमने देखा कि गोगोई साहब उस बेंच को लीड कर रहे थे, जो चीफ जस्टिस थे। उन्होंने बाद में राज्यसभा मेंबरशिप ले ली। तो वैसे भी खैर उनके खिलाफ वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस वगैरह चल रहा था, तो उसकी वजह से वैसे ही वो कमजोर थे। लेकिन उसके बाद ये भी हो गया। लेकिन एविडेंस तो इतना क्लियर था, इतना पुख्ता था कि इन्वेस्टिगेशन की तो बिल्कुल ही जरूरत थी इसमें। तो ऐसा केस था विच वाज क्राइंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी खारिज कर दिया, और सरकार ने जो उनको एक बंद लिफाफे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें बहुत सारी झूठी इन्फॉर्मेशन थी जो हम लोगों के साथ शेयर भी नहीं करी गई, उस आधार पर हमारी पिटिशन खारिज कर दी, जिसमें कि कई सारी चीजें झूठ निकली कि भाई सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, पब्लिक भी कर दी गई है, पीएससी को भी दे दी गई है, और उसमें से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए हैं। तब तक तो सीएजी की रिपोर्ट बनी भी नहीं थी, लेकिन बाद में जब बनी भी तो उसमें से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सीएजी की रिपोर्ट से किसी डिफेंस सौदे के मुद्दे पर प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए हों, सरकार को पहले से पता था। बिल्कुल। तो बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी देखिए, इतना बड़ा मुद्दा जो कि आम आदमी से की जो टैक्स जो हम देते हैं उससे जुड़ा मुद्दा है, और खासकर एक ऐसी सरकार जो अपने को बहुत ही राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, जिस पार्टी की सरकार है उसने देश की सुरक्षा के नाम पर जो हथियार खरीदे जा रहे थे, जहाज खरीदे जा रहे थे, लड़ाकू, उनके नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप है इस वक्त। उसके बावजूद भी कि उस वक्त हमने देखा कि चुनाव से पहले 2019 के राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, चौकीदार चोर है, लेकिन आम जनता के बीच शायद उस हद तक की बात नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो आपके ग्राउंड्स थे जिन पर आप सुप्रीम कोर्ट गए कि ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारे बिंदु हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और जो ये मीडिया पार्ट या फ्रेंच में कहें तो मीडिया पार्ट जो ये ग्रुप है पत्रकारों का, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उनके अलग अलग बिंदु हैं। तो क्या कहीं आप ये मेल भी देख रहे हैं कि जो आपने कहा और अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? हाँ, उसमें तो खैर मेल है। हम लोगों ने तो बहुत सारे और मुद्दे भी उठाए थे। अभी जो मीडिया पार्ट की स्टोरी निकली है वो तो मेनली अनिल अंबानी और उसके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर फोकस्ड है, जिसमें कि ये दिख रहा है, वो हम लोगों ने भी पहले बोला था कि भाई इसमें अनिल अंबानी को लाना कि ऐसी डील में जिसमें कि अनिल अंबानी का, उसकी कोई भी कंपनी का डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी तजुर्बा ना हो, और ऐसे आदमी की कंपनी को लाना जो कि बिल्कुल फेल्ड बिजनेसमैन है, और उसको कहना कि भाई हम इसका आधा आपको ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, यानी कि 60,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अनिल अंबानी की तो कंपनी ने घोषणा कर दी थी, प्रेस नोट इशू कर दिया था कि ये 30,000 करोड़ के हमको ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो यही बहुत सस्पिशियस था कि भाई मोदी के संग वो वहां चले गए, जब मोदी जी ने खुद यूनिलैटरली अनाउंस कर दी एक नई डील, यानी कि 126 हवाई जहाज खरीदने की डील पहले से करीब करीब फाइनलाइज हो चुकी थी। 25 मार्च को वहां के जो डेसॉल्ट के जो सीईओ हैं
उन्होंने सारे एयरफोर्स चीफ और डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप ब्रास के सामने ये बात बोली कि अब हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के भी आला अफसर थे वहां, कि हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के संग मिलकर ये हवाई जहाज बनाएंगे। करीब करीब डील खत्म हो चुकी थी, सील हो चुकी थी। उसके 15 दिन के अंदर 10 अप्रैल को मोदी जी ने खुद आकर पूरी की पूरी डील ही पलट दी। उसमें तो 126 में से सिर्फ 18 हवाई जहाज वहां से आने थे फ्रांस से, बाकी 108 तो यहाँ बनने थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री में। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना था, लेकिन वो पूरी की पूरी डील बिल्कुल पलट दी गई कि अब सब 36 खरीदे जाएंगे और वो भी रेडी टू फ्लाई। कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होएगा, कोई हिंदुस्तान में नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन 50% ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे और उसमें भी अनिल अंबानी को दिए जाएंगे। अनिल अंबानी का तो कोई औचित्य ही नहीं था। और अब जो ये मीडिया पार्ट की स्टोरी आई है, और प्रशांत भूषण जी, मुझे ये भी याद है कि खुद उस वक्त के राष्ट्रपति ने यहाँ तक कह दिया था कि राजनीतिक कारणों की वजह से हमें अनिल अंबानी को इसका पार्ट बनाना पड़ा। यानी उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कभी बाद में रेफ्यूज नहीं किया गया कि ये बात सही नहीं है। आप इससे पहले कि अगले मुद्दे पर आए, मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कितने बड़े स्तर पर ये जांच हो रही है वहां पर, जो कि एक जज की निगरानी में होगी। इसमें आप ये देखिए कि कौन कौन लोग हैं, किन किन मुद्दों पर हो रही है। जो बोला है कि किस किस चीज की जांच होगी, उसमें करप्शन का चार्ज है, इन्फ्लुएंस पेडलिंग का, यानी कि प्रभावित किया गया राजनीतिक रूप से। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का काम है और फायदा पहुंचाना, फेवरेटिज्म का काम है। इसके अलावा टैक्स वेवर्स का भी है। और जो लोग इसमें शामिल हैं उनमें आप ये देखिए कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो किस किस की जांच करेगा, किस किस को एग्जामिन करेगा। उसमें पूर्व जो राष्ट्रपति हैं ओलांद, वो हैं। इसके अलावा उस वक्त रफाल डील जिन्होंने साइन किया था, इसके अलावा फिलहाल जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, वो हैं जो उस वक्त में ओलांद के इकोनॉमी और फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर थे। और ये मैक्रों के फिलहाल जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यानी कि आप सोचिए उच्च स्तर पर कम से कम 4 बड़े लोगों के खिलाफ ये जांच हो रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब तक जो हमें मालूम था 2 साल पहले की भी काफी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपकी भी जो अर्जी थी उसमें सब कुछ वो शामिल था जिसकी वजह से जांच होने वाली थी, जो नहीं हुई। अब जो मीडिया पार्ट का ये जो अप्रैल के महीने में जो नई सीरीज इन्होंने जारी की जिसकी वजह से फ्रांस में जांच शुरू हुई है, इनमें कौन से ऐसे नए बिंदु हैं जो आपको लगता है कि भारत की अदालत को फिर से इसका कम से कम संज्ञान लेना चाहिए और जो उसका पिछला रवैया था वो बदलना चाहिए? मेनली उसमें एक नई चीज है, लेकिन वो बहुत अहम चीज है। वो ये है कि मोदी जी ने जब ये नई डील अनाउंस करी, और उससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि भाई ये पुरानी डील 126 हवाई जहाज की, जिसमें कि 108 हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बनने हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना है, कि ये डील स्क्रैप करी जाएगी। कम से कम 25 मार्च तक तो किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि 25 मार्च को वहां पर पेरिस में सबके सामने डेसॉल्ट के सीईओ ने वीडियो पर ये बात बोली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के आला अफसरों के सामने, एयरफोर्स के आला अफसरों के सामने, कि अब ये डील करीब करीब तय है और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर हम हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनाएंगे। उसके बाद 15 दिन के अंदर ये पलट जाता है, मोदी जी नई डील अनाउंस कर देते हैं। और अब जो खुलासा आया है मीडिया पार्ट का, उसमें ये आया है कि 26 मार्च को ठीक 15 दिन पहले और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन के बाद अंबानी ने डेसॉल्ट से एक एग्रीमेंट दस्तखत किया, जिस एग्रीमेंट के तहत डेसॉल्ट को अप टू 159 मिलियन यूरो, यानी कि करीब 12.5 1300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने थे एक जॉइंट वेंचर में। अंबानी को उसमें से सिर्फ 5% इन्वेस्ट करने थे और उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अंबानी के पास होना था। यानी कि, और इसमें अंबानी क्या करते, वो कहते हैं कि मैं मार्केटिंग एजेंट बनूंगा, बाकी सारी टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ डेसॉल्ट को देनी थी, पैसा सब डेसॉल्ट को देना था। यानी कि इसी को तो दलाली कहते हैं ना, कि आप उनके दलाल बन गए।
और आपको दलाली के लिए उन्होंने बोला कि हम आपको अपफ्रंट 1250 करोड़ रुपए देंगे, और ऐसा लगता है कि यही हुआ है। उसके बाद तो ये एक इम्पोर्टेंट खुलासा है जो कि इस पर नई रोशनी डाल रहा है, जिसके पहले भी प्रमाण थे कि भाई अंबानी को क्यों लाया गया। ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स तो उनको देने की बात थी, लेकिन अब ये पता लगा है कि ये डील नई वाली अनाउंस होने से ठीक 15 दिन पहले अंबानी को डेसॉल्ट ले आया। ऑब्वियसली ये बात हुई होगी। अब आप जब उनके प्राइम मिनिस्टर होलैंड की बात सुने, वो कहते हैं कि भाई हमको तो ये बताया गया, भारत सरकार ने बताया कि भाई यही हमारा पार्टनर होना है, और इस वजह से डेसॉल्ट को अंबानी को लेना पड़ा। तो इतने तो प्रमाण बोफोर्स में भी नहीं आए थे, लेकिन बोफोर्स में भी स्वीडिश रेडियो ने खुलासा किया था कि इसमें कुछ मिडिलमैन हैं और कुछ कमीशंस वगैरह दिए गए। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है कि भाई ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई अंबानी इसमें दलाल थे। पूछ रही थी आपसे कि कोई भी मतलब सभ्य समाज होता, जागरूक नागरिक होते और फ्री मीडिया होता, फ्री जुडिशरी होती, जो कुछ दशकों पहले तक भी हमारे यहाँ काफी हद तक थी। आदर्श नहीं थे हम, लेकिन काफी हद तक जो है एक तरह की आजादी थी। तो हमने देखा कि कैसे जब इंटरनेट का दौर भी नहीं था, ट्विटर का दौर भी नहीं था, उसके बावजूद भी कितना बड़ा हंगामा हुआ, एक बाकायदा बोफोर्स पर सरकार गिर गई। और हमेशा के लिए मैं कहूंगी कि जो विश्वसनीयता थी एक पार्टी की, उसके नेताओं की, वो दाव पर लगी। लेकिन इस बार ऐसा क्या बदला है कि जो एक पब्लिक ओपिनियन है, चाहे उसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसके सबसे बड़े नेता ने लगातार उसको उठाया, लगातार अनिल अंबानी का नाम लिया, नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती का जिक्र किया, इस भ्रष्टाचार को लेकर, इस डील को लेकर बार बार बातें कही, इलेक्शन में भी उठाने की कोशिश की। लेकिन आपको लगता है कि क्या बात है कि सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जैसे आपने जिक्र किया कि कोई सोफिस्टिकेटेड घोटाला भी नहीं है जिसको कि बाहर निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ी हो। आप इसको राजनीति के लिहाज से कैसे देखते हैं? ये कई चीजें बदल गई हैं। पहली बात तो उस समय जो सरकार थी इतनी ढीठ नहीं थी जितनी ये सरकार, जो कि ब्रेजन आउट कर ले कि कुछ भी खुलासा हो जाए, कुछ भी एलिगेशन लग जाए, वो बोले कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो ये कहता रहे कि भाई कांग्रेस ने भी तो बोफोर्स का कांड किया, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इतनी ढीठ सरकार नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उस समय मीडिया भी इतनी कमजोर नहीं थी हिंदुस्तान में जितनी आज कर दी गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, कम से कम जितना ज्यादा सरकार के सामने घुटने टेक चुकी है, उतनी बुरी हालत उस समय नहीं थी। तीसरी बात कि वहां उस समय स्वीडन क्योंकि इन्वॉल्व था, तो स्वीडन का जो प्रोसिक्यूटरल सिस्टम है वहां पर भी खुलासा स्वीडिश मीडिया के द्वारा हुआ था। स्वीडिश रेडियो ने किया था सबसे पहला खुलासा इसका, और वो इंफॉर्मेशन उनको स्वीडिश प्रोसिक्यूटर से मिली थी। यहाँ पर फ्रांस में ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो इनके जो प्रीडिसेसर थे, ये जो बीएनपी जो संस्था है, जो एंटी करप्शन फाइनेंशियल एंटी करप्शन एजेंसी है फ्रांस की, उसके जो पहले डायरेक्टर थे उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फ्रांस के राष्ट्रीय हित आहत हो सकते हैं। लेकिन अब जो इनके सक्सेसर आए, ये शायद और थोड़ा इंडिपेंडेंट जने हैं, थोड़ा और रोबस्ट हैं, तो इन्होंने बोला है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये सारे फर्क हुए हैं तब से अब तक। जी हाँ प्रशांत जी, देखते हैं आपकी फिलहाल मीडिया में मैं देख रही हूँ एक बदलाव के तौर पर कि अखबारों ने तो कम से कम सब कवर किया है, न्यूज चैनल्स अभी भी हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे लगे हुए हैं, किस तरह से फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, किस तरह से हिंदू लड़कियों को बचाने की जरूरत है और किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, वो तमाम मुद्दे चर्चा में आ रहे हैं। लेकिन कम से कम अखबारों ने इसको कवर किया है, ऑपोजिशन ने भी लगभग इसको तय कर लिया है कि वो इसको उठाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो टैक्स पेयर का, आम आदमी का पैसा जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया, सिर्फ सत्ता से जुड़े हुए लोगों के, नजदीकी लोगों को, कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह के आरोप हैं, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ जरूर बाहर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।